एक अनएक्सपेक्टेड और इंटरेस्टिंग कैमियो आता है माइकल का फ्रॉम फर्जी, अ वेरी फन एंड ऑर्गेनिक कैमियो। बट क्या ये कैमियो या हम कहें फैमिली मैन सीजन 2 के जो इवेंट्स हैं या जो भी हो रहा है उसका कोई भी कनेक्शन या कोई भी इम्पैक्ट फर्जी सीजन 2 पे होने वाला है? अब जैसा हम देखते हैं कि मेजर समीर मीरा के ऊपर गन पॉइंट करता है और शूट कर देता है, बट व्हाट इफ ये एक रेड हेरिंग हो एंड ही इज एक्चुअली नॉट किलिंग मीरा। फैमिली मैन से याद आया, अपनी फैमिली भी 50K की हो गई है भाई साहब। मैं सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूंगा आप सबके बिफोर जंपिंग ऑन टू द मेन वीडियो। ये जो नंबर है 50K, मैंने इसको 49999 से 50K होते हुए देखा है। हाँ, मुझे जब पता चला कि यार 50K पहुंचने वाला है तो मैं उस दिन पूरे दिन स्क्रीन पर चिपका हुआ था, बिकॉज दिस नंबर इज रियली बिग फॉर मी, फॉर अ गाय लाइक मी। मैंने ऑनेस्टली कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगा और इतनी जल्दी पहुंचूंगा, लेकिन ये पॉसिबल हुआ, ये पॉसिबल किया आप सबने, आप जैसी ऑडियंस ने, जिन्होंने मेरे कंटेंट को और मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया। हर एक वीडियो चाहे वो चले चाहे ना चले, उस पे वो कांस्टेंट कमेंट्स, वो सपोर्ट, वो अप्रिसिएशन, और मैं कितना कंसिस्टेंट हूँ ये बात सबको पता है। लेकिन मेरी वीडियो चाहे कितनी भी लेट आई हो, आपने हमेशा उसको प्यार और सपोर्ट दिया। आपने सिर्फ और सिर्फ मुझे कंटेंट क्रिएटर की तरह नहीं देखा, बल्कि अपने भाई की तरह समझा। ये सारी चीजें मेरे लिए रीजन बनी कि भाई नहीं, चलते रहना है, रुकना नहीं है और हर बार और बेहतर होना है। आई एम ग्रेटफुल टू हैव सच अ लवली ऑडियंस, सच अ ब्यूटीफुल फैमिली ऑन यूट्यूब। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। ऑल्सो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपनी फैमिली का, जिन्होंने मुझे यूट्यूब कंटिन्यू करने दिया, मुझे मेरा टाइम दिया टू एक्सपेरिमेंट एंड ट्राई थिंग्स आउट। और मैं दिल से थैंक्स करना चाहूंगा वर्णित भैया का। भैया, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, ये छोटे से माइलस्टोन में आपका बहुत बड़ा हाथ है और आगे अभी जो माइलस्टोन आएंगे उसमें आपका हाथ होने वाला है। बिकॉज अगर आपने मुझे गाइड और सपोर्ट ना किया होता तो शायद मैं अभी इतना आगे और इतना लंबा कंटिन्यू कर भी ना पाता। सो थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी, फॉर ऑलवेज गाइडिंग मी एंड फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। और 50K तो बस साइन है, आरंभ है कि भाई अब ये जर्नी और लंबी जाने वाली है। आप सबने अपने प्यार और सपोर्ट को इतना कंसिस्टेंट रखा, इसलिए मैं भी अपने कंटेंट क्वालिटी को बिल्कुल कंसिस्टेंट रखने वाला हूँ। वीडियोस लेट आ सकती हैं लेकिन लो एफर्ट नहीं, और ये गारंटी है तुम्हारे पॉप कल्चर नर्ड की। और इसी के साथ फाइनली बढ़ते हैं फैमिली मैन सीजन 3 के स्पॉइलर टॉक पे। तो 4 साल के इंतजार के बाद फैमिली मैन सीजन 3 इज बैक, लेकिन फिर से लटका दिया भाई साहब। अभी कहानी सिर्फ आधी हुई है एंड नाउ यू हैव टू वेट फॉर अ 4th सीजन। और मैं ये फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ ऑडियंस की, लेकिन क्या ये क्लिफ हैंगर कहीं से भी ओवरऑल इस शो को बेकार या फिर मिड बनाता है? जैसा कि इंटरनेट पे ऐसा कुछ लोगों का कहना है, बट आई वुड बेग टू डिफर। सीजन फास्ट पेस था, वेल रिटन था, स्टेक्स हाई थे। पर्सनली आई वाज हुक्ड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश एंड काफी क्यूरियोसिटी और काफी सवाल भी छोड़ जाता है कि भाई अब आगे क्या। हर एक प्लॉट पॉइंट जो सीजन 3 स्टैब्लिश करता है उन सबको एक बहुत ही हाई नोट पे एंड करता है। प्रोजेक्ट सहाकार का क्या होगा, आर्म्स डील का क्या होगा, मेजर समीर, मीरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली श्रीकांत का क्या होगा। तो इन सब के बारे में इन डिटेल बात करते हैं आज के स्पॉइलर टॉक में। स्टे ट्यून्ड। बहुत टाइम के बाद मेरी सच में फट रही है। गलत फंस गए यार। तो सीजन 4 की पॉसिबिलिटीज के ऊपर बढ़ने से पहले एक बार जो फैमिली मैन सीजन 3 का कोर कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि ऑब्वियसली अभी सीजन 4 में कंक्लूड होने वाला है, उसके बारे में इन डिटेल समझते हैं। क्योंकि मुझे काफी लोगों ने कहा कि उन्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस सीरीज में इस मेन कॉन्फ्लिक्ट को लेके। डोंट वरी, योर पॉप कल्चर नर्ड गॉट दिस। तो कंपेयर टू सीजन 1 एंड 2 जो प्रॉपर स्पाई थ्रिलर्स हैं, सीजन 3 इस बार हम कह सकते हैं मोर ऑफ अ जियोपॉलिटिकल थ्रिलर है। क्योंकि इस बार किसी एक विलन को रोकना नहीं है, बल्कि एक मैन्युफैक्चर्ड वॉर को प्रिवेंट करना है, जिसको काफी सारी पावर्स मिलकर फ्यूल कर रही हैं। फैमिली मैन सीजन 3 के कॉन्फ्लिक्ट को हम सिंपली 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्रोजेक्ट सहाकार, दूसरा है द कलेक्टिव। पहले आते हैं प्रोजेक्ट सहाकार पे। तो चाइना एक प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, प्रोजेक्ट गुआन यू, जिसमें वो इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे विलेजेस सेटल कर रहे हैं, नोन एज फीनिक्स विलेजेस, जहां वो सीक्रेटली मिलिटेंट्स को ट्रेन करते हैं जो कभी भी बॉर्डर क्रॉस करके नॉर्थ ईस्ट में अटैक्स कैरी आउट करके वहां पे कॉन्फ्लिक्ट को मेंटेन रख सकते हैं। और इसी चीज को काउंटर करने के लिए पीएम बसु इनिशिएट करती है प्रोजेक्ट सहाकार, जो की नागालैंड में ऑपरेट करने वाले रेबल ग्रुप्स के साथ एक ट्रूस फॉर्म करना चाहते हैं, यानी कि उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं, ताकि फीनिक्स विलेज के अगेंस्ट इंडिया के पास एक अपर हैंड हो। क्योंकि अगर नागालैंड के रेबल ग्रुप्स इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर वर्क करेंगे तो चाइना के लिए अपने मिलिटेंट्स को अपने फीनिक्स विलेज से इंडो म्यांमार बॉर्डर पे ऑपरेट करना काफी मुश्किल हो जाएगा, और इंडिया चाइना के बीच होने वाले किसी भी प्रोबेबल फ्यूचर वॉर्स को भी अवॉइड किया जा सकता है। और इसी पॉइंट पे आता है इस सिक्के का दूसरा पहलू, द कलेक्टिव। द कलेक्टिव बेसिकली एक ग्रुप है कुछ हाईली इन्फ्लुएंशियल लोगों का जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं, और वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक डिफेंस डील साइन करना चाहते हैं। लेकिन उनका प्लान सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना नहीं
है बल्कि इंडो रशियन बॉन्ड को भी कमजोर करना है और साथ ही साथ एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू को भी जनरेट करना है, क्योंकि जो कलेक्टिव है वो इंडिया और उनकी नेबरिंग कंट्रीज के जियोपॉलिटिक्स से बखूबी वाकिफ है, स्पेशली चाइना के साथ एस्केलेट हो रही सिचुएशंस के बारे में। उन्हें ये पता है कि अगर इंडिया ने उनके साथ डिफेंस डील साइन कर ली तो उनकी जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, उनको भी अपने डिफेंस को अपग्रेड करना होगा। बेसिकली एक आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी इन दोनों कंट्रीज के बीच में, जिसका फायदा उठाएगा द कलेक्टिव, जो कि पाकिस्तान को भी एक डिफेंस डील ऑफर करके उनसे भी पैसे कमा सकता है। पैसा ही पैसा होगा। तो कलेक्टिव की तरफ से आता है द्वारकनाथ, एक यूके बेस्ड इंडियन बिजनेसमैन जो मीडिएटर बनेगा इस डील का, एंड उसका भी अपना बेनिफिट है इस डील से। लेकिन प्रोजेक्ट साहाकार कलेक्टिव के इस प्लान का सबसे बड़ा हर्डल है, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट साहाकार सक्सेसफुल हुआ तो ये जो फीनिक्स विलेज वाला मैटर है इसको इंडिया बहुत ही पीसफुली रिजॉल्व कर लेगा, जिसका मतलब वॉर की जरूरत नहीं, और अगर वॉर की जरूरत नहीं तो इंडिया को डिफेंस डील की भी जरूरत नहीं। कलेक्टिव और द्वारकनाथ दोनों का नुकसान। यहाँ एंट्री होती है मीरा की, एक इंटरनेशनल फिक्सर जो द्वारकनाथ के लिए वर्क करती है, एंड शी हैज टू मेक श्योर कि द्वारकनाथ को डिफेंस डील मिले, जिसका सिर्फ एक तरीका है कि नागालैंड के रीजन में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना, हॉस्टाइल सिचुएशन क्रिएट करना, जिससे कि इंडिया के पास प्रोजेक्ट सहाकार के रास्ते बंद हो जाएं और वो डिफेंस डील साइन करने पे मजबूर हो जाएं। तो इसके लिए वो रैबिट के थ्रू हायर करती है रुकमा को, नागालैंड का सबसे बड़ा ड्रग डीलर, जो कि नागालैंड के रिबल ग्रुप एमसीए के लीडर डेविड खूजो को असैसिनेट कर देता है। लेकिन उसी के साथ साथ एनआईए के चीफ कुलकर्णी को भी, जो कि नागालैंड में डेविड खूजो के साथ मीटिंग करने गया होता है। एंड टू मेक थिंग्स वर्स, रुकमा और उसके लोग डेविड खूजो के पोते स्टीफन खूजो के रिबल ग्रुप एमसीएएस की यूनिफॉर्म पहन के ये अटैक कैरी आउट करते हैं, जैसे कि सबको यही लगता है कि डेविड की डेथ में स्टीफन का हाथ है, हेंस क्रिएटिंग अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन नागालैंड। और इन सब में श्रीकांत भी इन्वॉल्व हो जाता है, एज वो रुकमा और उसके लोगों द्वारा किए गए अटैक को सर्वाइव कर जाता है। श्रीकांत जो ना रुकमा को जानता है, न मीरा को, न द्वारकनाथ को, बट इस वॉर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है और द्वारकनाथ के प्लान का एक बहुत बड़ा हर्डल भी। श्रीकांत और रुकमा के बीच की भी जो दुश्मनी है उसमें भी इस बार काइंड ऑफ एक पर्सनल लेयर को ऐड किया गया है। श्रीकांत के लिए रुकमा को पकड़ना इस पर्सनल बिकॉज उसने कुलकर्णी सर को मारा, अ फादर फिगर टू श्रीकांत। वहीं रुकमा के लिए इट बिकम्स पर्सनल जब श्रीकांत की दी हुई इंटेल की वजह से रुकमा पे अटैक होता है, जिसमें उसकी लव इंटरेस्ट मारी जाती है। ये पर्सनल वेंडेटा का एडिशन काइंड ऑफ एक नया एंगल था इस बार एज कम्पेयर टू द प्रीवियस 2 सीजन्स। और मीरा भी इधर श्रीकांत के लिए चीजें और मुश्किल करती है, पहले एनआईए में अपने मोल की मदद से उसे फ्रेम करके फॉर द मर्डर ऑफ कुलकर्णी, एंड देन उसकी फैमिली को टारगेट करके मेकिंग श्रीकांत एंड हिज फैमिली कम इनटू द क्रॉस हेयर्स ऑफ द एनआईए। एक और तीसरा एंगल यहाँ पे और ऐड हो जाता है, वो है मेजर समीर का, जो नहीं चाहता कि इंडिया ये डिफेंस डील करे, क्योंकि उसकी वजह से पाकिस्तान को भी आर्म्स रेस में उतरना पड़ेगा, एंड इस टाइम उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन इस चीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर पाएगी और पूरी की पूरी कंट्री डिस्टेबलाइज हो जाएगी। सो वो अपनी अलग इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है मीरा को ट्रैक करने की। इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और सेंटर में सिर्फ एक आदमी, श्रीकांत तिवारी। कोहिनूर 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 कभी कटे ना अभी मचेगा। श्रीकांत इवेंचुअली स्टीफन खूजो के पास पहुंच जाता है, जहां पर वो उसकी मदद मांगता है टू स्टॉप रुकमा, जिसमें स्टीफन भी इनोसेंट साबित हो जाएगा कि उसने डेविड को नहीं मारा है, तो ही अग्रीज टू हेल्प। इधर पीएम बसु एक ऑफ द रिकॉर्ड ऑपरेशन सैंक्शन करती है म्यांमार पे, जहां पे उन्हें इंटेल मिलती है कि मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं, बट इट टर्न्स आउट टू बी अ ट्रैप, एंड वो सारे इंडियन सोल्जर्स कैप्चर कर लिए जाते हैं, जिनकी फुटेज को लीक करके रुकमा इंडिया और चाइना के बीच वॉर सिचुएशंस क्रिएट कर देता है। एंड यही था मीरा का अल्टीमेट प्लान। वो जो फेक इंटेल मिलती है आर्मी को, वो मीरा के द्वारा ही भेजी गई होती है। और अब पीएम बसु हैज नो चॉइस बट टू साइन द डिफेंस डील विद द्वारकनाथ, क्योंकि अब इंडिया और चाइना के बीच में वॉर सिचुएशंस डेवलप हो गई हैं। इधर श्रीकांत और टीम को रुकमा की लोकेशन मिल जाती है और उनका मिशन होता है इंडो म्यांमार बॉर्डर को पार करके फीनिक्स विलेज पहुंचना और वहां रुकमा को रोकना, जिसमें एक अनएक्सपेक्टेड और इंटरेस्टिंग कैमियो आता है माइकल का फ्रॉम फर्जी, अ वेरी फन एंड ऑर्गेनिक कैमियो, जहां पर माइकल इंडिया और म्यांमार के बीच में एक ऐसे रूट को जानता है जहां से काउंटरफीट नोट्स आते जाते हैं। उसी रूट से वो श्रीकांत को बॉर्डर क्रॉस करवाता है। एंड दिस कैमियो आल्सो गेट्स अस एक्साइटेड फॉर फर्जी सीजन 2। बट क्या ये कैमियो या हम कहें फैमिली मैन सीजन 2 के जो इवेंट्स हैं या जो भी हो रहा है उसका कोई भी कनेक्शन या कोई भी इम्पैक्ट फर्जी सीजन 2 पे होने वाला है? हाँ, अभी यूट्यूब पे कई लोगों ने काटना शुरू कर भी दिया है कि एकदम बस अब तो एवेंजर्स ही होने वाली है बिल्कुल, मतलब श्रीकांत और सब एक साथ मिलके। ये नहीं, बिलीव मी, फर्जी और फैमिली मैन में कैरेक्टर्स आपस में क्रॉसओवर कर सकते हैं, लेकिन उनकी स्टोरीज कभी नहीं। फैमिली मैन में होने वाले इवेंट्स किसी भी तरह से फर्जी के वर्ल्ड में होने वाले इवेंट्स को इम्पैक्ट नहीं करने वाले, एंड वाइस वर्सा। इट इज एन ऑर्गेनिकली कनेक्टेड यूनिवर्स जहां पे जो कैरेक्टर्स है वो आपस में क्रॉसओवर करेंगे, एंड इट विल बी फन टू सी। कुछ सेटअप्स कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ फैमिली मैन में होता है कि माइकल काउंटरफीट नोट्स के रूट्स जानता है जहां आर्मी या ऐसा कोई चक्कर नहीं होता, तो इट गेट्स इजी फॉर श्रीकांत टू क्रॉस द बॉर्डर। सिमिलरली फर्जी सीजन 2 में भी श्रीकांत को सिमिलर हेल्प
कर सकता है अपने रिसोर्स और अपने नॉलेज के हिसाब से। दैट्स इट। दोनों सीरीज में जो उनके मेन प्लॉट्स हैं उसका कोई भी इन्फ्लुएंस एक दूसरे के ऊपर नहीं आने वाला। एंड आई पर्सनली लव इट। हर कनेक्टेड यूनिवर्स में कोई मेजर प्लॉट कनेक्शन होना या इंटरलिंक प्लॉट होना जरूरी नहीं है। ऐसे छोटे लेकिन ऑर्गेनिक क्रॉसओवर्स भी बहुत इफेक्टिव होते हैं। एंड राज एंड डीके आई बिलीव इसी डायरेक्शन में जाने वाले हैं। कीपिंग इट सिंपल बट फन। वापस आते हैं एंडिंग पे। द्वारकनाथ फाइनली मीट्स द पीएम जहां दे डिसाइड टू गो विद द डिफेंस डील, बट नोटेड कि अभी डिफेंस डील साइन नहीं हुई है। इधर श्रीकांत बॉर्डर क्रॉस करके फीनिक्स विलेज पहुंच तो जाता है, लेकिन रुकमा उसे कैप्चर कर लेता है। बट स्टीफन की एक बैकअप टीम वहां ऑलरेडी स्टेशन होती है जो श्रीकांत और स्टीफन सबको रेस्क्यू करती है। सारे कैप्चर्ड इंडियन सोल्जर्स भी निकाल लिए जाते हैं एंड सब वापस से बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया की तरफ बढ़ते हैं। बट श्रीकांत गोज आफ्टर रुकमा जहां वो उसे पकड़ने में फेल भी हो जाता है और बुरी तरह जख्मी भी। He has no one now to save him at this point. दूसरी तरफ मीरा escape कर जाती है चियांग माए to remain underground because उसकी फोटो बाहर आ जाती है। बट वो अकेली नहीं है। एनवीसी मेजर समीर उसके पीछे वहां तक पहुंच गया है and he is about to shoot her. लेकिन क्यों? एंड इधर श्रीकांत का क्या होगा, प्रोजेक्ट सहाकार का क्या होगा, will India head towards a war situation? तो इन सबकी पॉसिबिलिटीज को एक एक करके एड्रेस करते हैं विद थ्योरीज ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल आता है कि भाई श्रीकांत तिवारी का क्या होगा। हाउ विल ही सेव हिमसेल्फ, क्योंकि वो बॉर्डर के उस पार फंस चुका है एंड बुरी तरह इंजर्ड है। मेरी थ्योरी ये है कि माइट भी इस चीज को लेके जो ये सीरीज है वो नेक्स्ट सीजन में थोड़ा सा और डार्क और सीरियस टोन में जाने वाली है। माइट भी जो नेक्स्ट सीजन की स्टार्टिंग है उसमें श्रीकांत तिवारी को MIA डिक्लेयर कर दिया जाए, यानी कि मिसिंग इन एक्शन। ऑफ कोर्स हमको पता है कि भाई वो तो हीरो है, वापस आ ही जाएगा, लेकिन कैसे आएगा इसके अराउंड एक काफी इंटरेस्टिंग और सस्पेंस भरा प्रेमिस वर्कआउट किया जा सकता है। व्हाट इफ कि पहले के 2 या 3 एपिसोड्स में श्रीकांत को दिखाया ही ना जाए। एंड इधर NIA में JK और उसकी टीम स्ट्रगल कर रही है विद द ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स। एंड लाइक ऐसे मोमेंट पे जहां पर थिंग्स आर अबाउट टू गो आउट ऑफ द हैंड, जहां पे सारी उम्मीद खत्म होने वाली है, उसी पॉइंट पे श्रीकांत एंट्री मार ले। बात रही कि भाई वहां बॉर्डर पे श्रीकांत खुद को बचाएगा कैसे, तो इट कैन आइदर बी कि स्टीफन के जो मिलिटेंट्स म्यांमार में ऑपरेट करते हैं वही श्रीकांत को बचा लें, या श्रीकांत कैप्चर कर लिया जाएगा एंड देन इवेंचुअली एस्केप कर जाएगा खुद ही वहां से। एंड इधर इंडियन सोल्जर्स भी रेस्क्यू हो ही गए हैं जिसकी खबर PM तक पहुंच जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली द्वारकनाथ के साथ वो डिफेंस डील कैंसिल कर देगी एंड शी विल बी बैक टू ऑपरेशन सहाकार। एंड सिंस स्टीफन भी अब श्रीकांत की वजह से काइंड ऑफ पॉजिटिव एंड पे आ गया है, तो इट इज पॉसिबल कि प्रोजेक्ट सहाकार में वो भी इनिशिएटिव ले और अपने रेबल नेटवर्क की मदद से इस प्रोजेक्ट को और अच्छे से एग्जीक्यूट करने में हेल्प करे। अब जैसा हम देखते हैं कि मेजर समीर मीरा के ऊपर गन पॉइंट करता है और शूट कर देता है, बट व्हाट इफ ये एक रेड हेरिंग हो एंड ही इज एक्चुअली नॉट किलिंग मीरा। यस, ये एक पॉसिबल थ्योरी है कि यहाँ पर एडिटिंग से एक रेड हेरिंग क्रिएट किया गया है कि भाई समीर इज नॉट किलिंग मीरा, वो यहाँ किसी और को ही मार रहा है, लेकिन हमको ऐसा दिखाया जा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि वो द्वारकनाथ को मार रहा है बिकॉज मेजर समीर इस आर्म्स डील को रोकना चाहता है। ग्रेट थ्योरी और मुझे पॉसिबल भी लगी अनटिल मैंने एक डिटेल नोटिस करी। अब मीरा फीनिक्स विलेज से एस्केप करके चियांग माए जाती है जो कि लोकेटेड है थाईलैंड में। अब इस सीन में जब मेजर समीर यहाँ पे रूफ टॉप पे आता है तो यहाँ देखो हम एक बिल्डिंग देख सकते हैं जिसका नाम है सियाम। ये एक होटल है जो गेस व्हाट कहाँ लोकेटेड है, थाईलैंड। तो यस, यहाँ समीर मीरा पे ही गन एम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी 2 थ्योरीज आती है मेरी। सबसे पहली सबसे ऑब्वियस कि यहाँ समीर मीरा को जान से मारने आया है एंड उसका रीजन भी ऑब्वियस है, नॉर्थ ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के पीछे एंड हर वो चीज जो इंडिया को डिफेंस डील साइन करने पे मजबूर करे, इस पूरे ऑपरेशन को मीरा ओवरसी कर रही है। एंड उसने द्वारकनाथ से कहा भी है कि शी विल फिक्स इट, विच मीन्स अभी उसका कोई और भी प्लान इन मोशन है जिससे वो नॉर्थ ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती है। सो उसका मारा जाना इस पूरे ऑपरेशन को हॉल्ट पे ले आएगा एंड इंडिया के पास डिफेंस डील साइन करने की सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होगी एंड पाकिस्तान को आर्म्स रेस का हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा। सो मीरा's डेथ सॉल्व्स एवरीथिंग। दूसरी थ्योरी थोड़ी सी अलग है बट इट ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। वो ये है कि यहाँ पे समीर एम तो कर रहा है मीरा के ऊपर, लेकिन उसे मारने के लिए नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए। समझ में नहीं आया? समझाता हूँ। अब याद करो कि जब मीरा की तस्वीर इंडियन इंटेलिजेंस को मिल जाती है तो द्वारकनाथ तुरंत मीरा को म्यांमार से निकलने को कहता है एंड जो भी प्लान है उसे रोकने को कहता है, बट मीरा इंसिस्ट करती है कि शी विल फिगर इट आउट, जिसपे द्वारकनाथ गुस्सा भी हो जाता है, लेकिन फिर उसे अंडरग्राउंड होने को कहता है। इनफैक्ट उसको चियांग माए जाने को द्वारकनाथ ही कहता है। Just go underground somewhere, maybe to Chiang Mai. सो द्वारकनाथ ने डिफेंस डील के लिए मीरा का यूज किया एंड मीरा की फोटो और नाम अब इंडियन इंटेलिजेंस के पास है। सो अब अगर इंडियन इंटेलिजेंस मीरा तक पहुंच गई तो ऑटोमेटिकली द्वारकनाथ भी एक्सपोज हो जाएगा। सो मीरा बिकम्स अ लायबिलिटी एंड द्वारकनाथ को मालूम है कि शी इज इन चियांग माए। व्हाट इफ द्वारकनाथ मीरा को जान से मारने के लिए कुछ लोगों को वहां पर भेजे एंड यहाँ समीर स्नाइपर से उन्हीं लोगों को मार दे और मीरा की जान बचा ले, हेंस गेनिंग हर ट्रस्ट एंड बदले में वो मीरा से कहे कि अब वो उसकी हेल्प करे द्वारकनाथ के प्लान को फाउल करने की और इस डिफेंस डील
डील को साइन होने से रोकने में। एंड सिंस मीरा को पता चलेगा कि द्वारक पुट अ हिट ऑन हर, तो वो उसके अगेंस्ट हो भी जाएगी इजीली। थ्योरी। अब लास्ट की भाई रुकमा का क्या होगा? ऑब्वियसली वापस तो आएगा ही आएगा वो, लेकिन जस्ट इन केस अगर मीरा मारी जाती है तो रुकमा ही उसके मिशन को कैरी आउट करने वाला है। ये तो बात पक्की है, क्योंकि रुकमा और मीरा के बीच में भी एक स्वीट सा रिलेशनशिप स्टैब्लिश होते हम देख सकते हैं। रुकमा के केस में एक और बड़ी चीज आती है और वो है बॉबी, जहाँ क्लियरली रुकमा इज फॉन्ड ऑफ हिम, केयर्स फॉर हिम। यहाँ मेकर्स के पास रुकमा और बॉबी के बीच में काइंड ऑफ एक लास्ट ऑफ अस वाला सिचुएशन क्रिएट करने का एक अपॉर्चुनिटी था, जहाँ रुकमा सेल्फलेसली केयर करना सीखेगा एंड अपनी आइडियोलॉजी को चैलेंज होते भी। बट आई गेस वो चांस चला गया जब रुकमा ने बॉबी को उसके नाना और नानी के पास छोड़ दिया। बट आई बिलीव कि बॉबी अब भी रुकमा के लिए एक लाइबिलिटी बनेगा एंड माइट बी रुकमा उसी लाइबिलिटी की वजह से पकड़ा या मारा भी जाए, गिविंग हिम एन एंटी हीरो आर्क। बट आई जेन्युइनली वांट कि रुकमा को और भी ज्यादा एक्सप्लोर किया जाए, बिकॉज जेन्युइनली काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वो। तो दैट्स इट, यहाँ पे खत्म होती है स्पॉइलर टॉक वीडियो। बाकी तुम्हारे पास क्या थ्योरीज हैं सीजन 4 को लेके, मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो करना मत भूलना। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।